सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल देखेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मैंने उस मेथड वाली क्लास में सिखाया था कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। फिर से हम अपन यहाँ पर उसी प्रकार से बात करेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। कि लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, कौन सी विधि से ज्ञात करते हैं, तो अपन पूरी जानकारी के साथ लिखेंगे। यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार से, और 15 के निकालेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखेंगे 21 कि किस प्रकार से इनको निकाल। पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 तिया 2 सके 12 होता है, तो 2 से जाएगा, वापस 2 से जा रहा है 3 बार, अब 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब यहाँ पर 15 है ना, ये 2 से कभी नहीं जाता है। क्या जाता है? 2 से नहीं जाता है, तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 जाएगा 1 बार। अब उसी प्रकार 21 है ना, 2 से कभी नहीं जाता है, तो ये जाएगा 3 से जाएगा। 3 साते 21, 7 एकम 7। आप यहाँ पर एक बात लिखोगे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 की क्या हो जाएगा? 12 बराबर 2 गुणा 3 हो गए। उसी प्रकार अपन यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सामने लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। 15 बराबर क्या क्या हो जाएंगे? 15 के हो जाएंगे यहाँ पे 3 गुणा 5, और यहाँ पर लिखेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 7। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ बराबर लिखा नहीं तो यहाँ पर लिख देता हूँ। 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3, और 15 क्या हो जाएगा? 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 5, और 21 के क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड? 3 गुणा 7। इस प्रकार से आपको लिखना होता है तीनों को। अब यहाँ पर देखना है कि एचसीएफ के लिए एक नियम लगता है हमेशा कि इन तीनों में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, जो तीनों में आ रही है। जैसे 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। 3 देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तीनों आ रहा है 3, तो मतलब ये 3 क्या है? ये कॉमन संख्या है, जो क्या है? तीनों में आ रही है। वो संख्या लेनी है जो कॉमन है और तीनों में आ रही है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम होने यहाँ पर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो मतलब क्या है? एचसीएफ आ गया 3, तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो कॉमन दायरे संख्या उसको तो लिखना है। उसके अलावा जो भी संख्या दायरे की है ना, कौन कौन सी दायरे की है? 2 गुणा 2 ये दायरे की है, गुणा 2 गुणा, तो कॉमन, जो कॉमन के अलावा सभी संख्या क्या हो जाएगी? एलसीएम में आ जाएगी। तो इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणा 5, 12 गुणा 8, 60 गुणा 7 हो जाएगा। 6 7 42, 420। तो यहाँ पर क्या है? एलसीएम आ गया 420, और एचसीएफ आ गया 3। इसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल सॉल्व करना है कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि उसी प्रकार पहले की तरह इसमें भी करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 17 दे रखा है, 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? लिखेंगे 17। इस प्रकार से करेंगे अपन ये। उसी प्रकार से 23 के भी कर लेंगे, और 29 के भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप 17 का पावड़ा 17 में भी जाएगा, टेबल में 17 कम 17 1 हो गया, ये खत्म हो गया। उसी प्रकार से 23 में 23 का जाएगा, 23 कम 23, और 29 का भी 29 में जाएगा 1 बार। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 17 के अभाज्य
गुणनफल क्या होता है, आप लिख दो 17 गुणा 1 लिख दो, कुछ भी नहीं है तो आगे उसी प्रकार से लिख दो 23 के अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा, 23 के हो जाएंगे 23 गुणा 1, यहाँ पर भी कर दो, और उसके बाद लिख देंगे 29 के अभाज्य गुणनफल, ત્યાં लिखेंगे 29 गुणा 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई, 17 आ नहीं रहे हैं, 23 नहीं आ रहे, कौन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है सब में। तो कहने का मतलब कभी भी है ना, किसी भी ऐसे दर की कोई संख्या कोई भी इक्वल नहीं हो रहा है तो हमेशा है ना एचसीएफ क्या हो रहा है, आएगा 1 आएगा। ऐसे नहीं है कि कोई कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब 0 लिख दो, नहीं। तो क्या होगा, कभी भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही तो एचसीएफ सबसे न्यूनतम एचसीएफ हमसे क्या होता है, 1 होता है। तो आप लिखोगे एचसीएफ बराबर 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो संख्या दे रखी है जो बसी हुई उन संख्या को जो 17 गुणा 23 गुणा 29 और एक वो एलसीएम एचसीएफ वाली संख्या 1 से गुणा करवा दो। तो इन सबको गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, और लिखते हैं गुणा करने पर प्राप्त होता है 11,339। ये क्या है, एलसीएम है। तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 1 और एलसीएम आ जाएगा 11,339। इसी प्रकार से अपन तीसरा सवाल देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें भी वही जो पहले किया था वही, तो इसमें क्या है, 8 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 9 के कर लिए अभाज्य गुणनखंड, और 25 के भी कर लिए अभाज्य गुणनखंड। पूरा आपको इसमें भी क्या है तरीका सीखना है कि किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 8 को अपन तोड़ेंगे, 2 से कर लिया तो जाएगा 4 बार वापस, 2 से किया तो 2 बार, 2 से कर लिया वापस तो 2 एकम 2, 3 से किया 3 एकम 3, 9 और 3 एकम 3। अब ये जाएगा सीधे 5 से, 5 और 5 एकम 5। तो लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनफल क्या क्या हो जाएंगे, लिख देना 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे 9 के अभाज्य गुणनफल 3 गुणा 3। उसी प्रकार से अपन लिखेंगे 25 के अभाज्य गुणनफल, तो हो जाएगा 5 गुणा 5। तो पहले आपको हमेशा क्या ज्ञात करना होता है, एचसीएफ ज्ञात करना होता है, एचसीएफ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सी संख्या तीनों में इक्वल आ रही है, 2 किसी में नहीं, 3 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई कुछ भी नहीं आता तो मतलब एचसीएफ हो जाएगा 0, नहीं। हमेशा है ना इनकी गुणे में हमेशा 1 आता है। तो 1 है ना वो न्यूनतम, आप ऐसे लिख दो, कोई भी संख्याओं या किसी भी संख्याओं का एचसीएफ न्यूनतम एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो एचसीएफ आ गया 1 आ गया, मतलब इन तीनों में आप कॉमन ले लिए तो ये आ गया 1 आ गया कॉमन। ठीक है, और यहाँ पर है ना बाकी वाली है ना एलसीएम कौन कौन सी जो संख्या बसी हुई है ना सबको गुणा कर दो। यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इन सब का गुणा करेंगे तो मतलब जो संख्या दे रही ना आपके 8 गुणा 9 गुणा 25, तो इन सबको अपन गुणा करेंगे तो प्राप्त हो गया ना वो संख्या क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी। कैसे प्राप्त होगी, तो लिखेंगे 9 8 72, 72 को 25 से गुणा करते क्या आंसर आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से होगा, लिखें 25 गुणा 72, 10 असल की 1, 4 नहीं 5, 7 पंजे 35 का 3, 7 दूनी 7 पंजे 35, 35 का 5 असल का 3, 7 दूनी 14, 14 3 कितने हो गए 15, 16 17, लिखेंगे 0, 5 10 असल की 1, 7 नहीं 8 1, मतलब यहाँ लिखेंगे एलसीएम आ जाएगा 1800। एलसीएम क्या आ गया, 1800 आ गया एलसीएम, और एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से
ये पूरा सवाल मैंने करवा लिया है कि किस प्रकार से दे रखा है। तो आपको है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एचसीएफ है 306 और 657। मतलब क्या है, एचसीएफ किसका दे रखा है, 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है, 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9। और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। मतलब इस संख्या का जो संख्या दे रखी है ना, इस संख्या का एचसीएफ दे रखा है 9 और आपको इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, दिया है, लिखो, दिया है एचसीएफ किसका है, 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये पूछ रहा है ये ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, लिखते हैं, हम जानते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन सी मानो, ये दोनों संख्या रही, इन संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। हम ये मान सकते हैं, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि, इसलिए कह सकते हैं कि भाई क्या दे, एचसीएफ तो दे रखा है 9, आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन ये क्या कह सकते हैं, एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। कहने का मतलब ये है, एचसीएफ यहाँ पर क्या है, गुणे में, एचसीएफ अगर उधर जाएगा तो इस संख्या के नीचे भाग में आएगा कि नहीं आएगा, लिखेंगे एचसीएफ आ जाएगा भाग में। अब आपको देखना है कि लिखना है एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। जो संख्या दे रही है इनका गुणनफल लिखो, 300 से गुणा 657। ठीक है, और एचसीएफ यहाँ पर क्या ज्ञात हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 9। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, एकदम सही समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर अगर इसको 9 से अगर मैं काटूंगा तो हो जाएगा 9 तिया 27 का 3 और रह जाएगा 3 से 936, गुणा करेंगे 657 से तो आपका आंसर आ गया, क्या निकल गया, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये लिख सकते हो कि एलसीएम संख्या कौन सी है, 300 से और 657 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 22,338। 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर है n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बोल रहा है कि, ये बोल रहा है कि 6n दे रखा है ना, ये n की बात हो रही है, ठीक है ना, n की। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यहाँ पर कोई प्राकृत संख्या लो आप, कोई जैसे एक प्राकृत संख्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक वो संख्या लो, ऐसी कोई भी एक संख्या लानी है जो क्या दर्शाए, मतलब एक ऐसी प्राकृत संख्या यहाँ पर n की जगह लिखना है जो क्या है, यहाँ पर वो मान रखते ही क्या हो जाएगा कि भाई इसको हल करने पर क्या आ जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर लिखूं कि इसका आंसर क्या आ जाए, इकाई का अंक 0 पर समाप्त हो जाए, वो ऐसी संख्या आपको सिद्ध करके बतानी है। तो हम इसका हल लिखेंगे, लिखा हल, ऐसी कौन सी संख्या है, तो लिखेंगे यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, यदि कोई संख्या, यहां पर लिखो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है,
हो सकती हैं, मतलब 0 पर समाप्त हो सकती हैं। तो आप लिखोगे तो वह 10 से विभाजित होगी। विभाजित भाई जो संख्या क्या है, जो संख्या जिस किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 आएगा तो वो पता है कि वो 10 से तो क्या होगी, विभाजित होगी, विभाजित होती है। ठीक है, यहाँ तक तो डेफिनेटली सबको समझ में आ गया। या दूसरे शब्दों में बोले तो दूसरे शब्दों में ये संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या पूरी संख्या 10 से तो विभाजित होगी, और वो क्या होगी, 2 और 5 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। ये बात यहां तक आपके कंफर्म हो गई। ठीक है, क्योंकि यहां लिखो क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 5। भाई 10 से विभाजित होगी मतलब 2 और 5 से तो विभाजित होगी। तो यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है कि 6n अभाज्य गुणनखंड, मतलब आप लिखोगे कि 6n का अभाज्य गुणनखंड, खंडन लिख दो, गुणनखंडन क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3। आप है ना यहाँ पर 6n की जगह क्या लिख सकते हो, 6n की जगह आप लिख सकते हो ना 2 गुणा 3, यहाँ पर n, ये आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 गुणा 2 की घात n गुणा 3 की घात n। यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया। अब लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। तो मेरे को ये बताओ कि 6n के गुणनखंड, इस गुणनखंड में क्या 5 आ रहा है, या फिर 2 तो आ रहा है मान लो, तो 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे कि 6n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगी, अगर किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या है ना 5 से विभाजित है तो उसके गुणनखंड में 5 तो क्या डेफिनेटली होगा। तो ये संख्या क्या है, इसमें है ना अगर 5 नहीं है तो इसका इकाई का अंक 0 तो आ ही नहीं सकता। अगर इसके गुणनखंड में 5 होगा तो वो क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। तो आपको एक सीधी बात समझ में आ गई कि भाई इनके गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 नहीं है तो मतलब ये 10 से भी विभाजित नहीं होगा, और 5 नहीं है तो इसके इकाई का अंक 0 नहीं आएगा। तो लिखेंगे अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, लिखा किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई यहाँ पर क्या है, 6n है ना, इनके अभाज्य गुणनखंड की है तो आ गया 2 गुणा 5, और इसके गुणनखंड में 5 नहीं है तो मतलब ये क्या है, 10 से विभाजित नहीं होगी। तो आप यहाँ पर सीधी बात लिखेंगे कि 6n अंक पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। मतलब क्या है, इसके गुणनखंड में 5 से विभाजित नहीं हो रही है तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर सीधा समझ में आ गया कि यहाँ n जो कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं ना वो क्या है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है
कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाजक संख्याएं क्यों है, मतलब ये भाज्य संख्या क्यों है। जो संख्या दे रही कि नहीं है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13, ठीक, एक संख्या तो ये पूरी, इन सबको मतलब गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो एक संख्या बनेगी। दूसरी संख्या इन सबको गुणा करेंगे तो बनेगी तो एक संख्या। ये भाज्य संख्या है क्यों है आपको बता। लिखा हल लिखेंगे भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। कहने का मतलब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो क्या है 2 या 2 से अधिक से क्या हो विभाजित हो, ठीक है। और अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो हम भाज्य संख्याओं के लिए लिख सकते हैं कि वे संख्याएं या भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। लिखो भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक, या आप इधर ऐसे लिख दो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक, 2 तो हो ही नहीं सकते, 2 से अधिक, ठीक है ना। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाजक से मेरा मतलब ये है कि क्या है कि भाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक से क्या होगी विभाजित होगी, ठीक है ना, या वो क्या है डिविजिबल होगी। तो आप देखेंगे कि लिखा है दी गई संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपन आपको क्या करना है, इन सबको गुणा करना है। तो लिखेंगे 13 कॉमन लेना है, 7 गुणा 11 प्लस का 1 ले सकते हैं, मतलब 13 को वापस गुणा करो तो ये वाली संख्या आ सकती है। तो लिखेंगे 13 गुणा 7 को 11 से करेंगे 77, कितना हो जाएगा, मतलब 7 और ये प्लस का 1 हो जाएगा 78। लिखेंगे 13 गुणा 78, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। आप यहाँ पर एक लिख सकते हो 13, 78 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 गुणा से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक इन तीनों को गुणा करूंगा तो एक संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी पूरी संख्या। तो वो पूरी संख्या बनेगी ना, वो 13 और से दोनों से विभाजित होगी नहीं होगी, और 1 से भी होगी। तो कहने का मतलब वो संख्या जो क्या है 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है ना, वो क्या होती है भाज्य संख्या। तो सिद्ध तो यही हो गया। तो आप एक लाइन लिखेंगे इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। कौन से, 1 है, से है, 3 और मतलब से हो गया, मतलब 13 हो गया, से हो गया, एक खुद 1 को मान लो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देना 13 और वो इन तीनों को गुणा करेंगे एक संख्या बनेगी ना। तो लिख दो ये संख्या, ठीक है। ये संख्या है, कहने का मतलब क्या है, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 1 से 13 और ये संख्या खुद, ठीक है ना, है। इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना, एकदम आसान है। और इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। और ये क्या बोल रहे हैं कि ध्यान से देखना, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात आप समझ लो कि हम है ना, हमारे पास डिजिटल कोई बोर्ड नहीं है और हम इस प्रकार से पढ़ाते हैं, जो भी हमारे पास सुविधा है। तो आप मान लीजिए कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप है ना सपोर्ट करोगे, हमें सब्सक्राइब करोगे, तो हम भी बहुत जल्द है ना बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर,
मतलब किसी खेल के मैदान के चारों ओर की बात हो रही है। वो भी खेल क्या है, एक वर्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान क्या है, वो वर्ताकार है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक वर्ताकार खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो क्या बोल रहा है कि सोनिया है ना 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी और रवि है ना 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। अगर इन दोनों को है ना एक ही जगह पर खड़ा करके एक ही दिशा में उसका चक्कर लगाएं तो वो दोनों एक साथ कितने मिनट में चक्कर लगाएंगे। तो लिखेंगे हल। बोल रहा है कि भाई एक क्या है, वर्ताकार मैदान है, उस पर क्या कर रहा है रवि है ना, इसका चक्कर लगा रहा है 12 मिनट में, और सोनिया इसी वर्त के चक्कर, ये मैदान है, इस मैदान के चक्कर लगा रही है 18 मिनट में। ठीक है, रवि निकाल रहा है इस मैदान का एक चक्कर निकालता है 12 मिनट में, और सोनिया निकाल रही है 18 मिनट में। तो बोल रहा है कि अगर ये दोनों एक ही समय पर एक साथ यहाँ से चलना शुरू करें तो कितने मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, मतलब ये बात हो रही है। तो लिखेंगे रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। अब बोल रहे हैं कि एक ही समय में लिखते हैं, एक ही समय बाद, एक समय बाद, मतलब ये दोनों एक समय बाद, यहाँ पर एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर, लिखो प्रारंभ स्थान पर होंगे। मतलब क्या है, एक ऐसा समय दोनों के अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। ठीक है, वो समय लिखेंगे, वो समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। वो समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। कहने का मतलब ये है इसमें कि भाई दोनों प्रारंभ एक समय पर होंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे ना, वो क्या है, जो पहुंचने का टाइम है ना वहां पर पहुंचने का, वो क्या होगा, 12 और एलसी 18 का एलसीएम के बराबर होगा। कहने का मतलब दोनों एक साथ चलेंगे ना तो यहाँ पर कितने समय बाद पहुंचेंगे, तो वो है 12 और 18 का एलसीएम करेंगे तो पता चल जाएगा। लिखेंगे 18 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के गुणनखंड है क्या है, तो आप यहाँ लिख लेना कि 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 4, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो आपको पता है कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात होता है कि भाई इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, कि जैसे ये कॉमन आ रही है और ये भी एक कॉमन आ रही है, कॉमन में से एक संख्या ले लो, इसकी भी एक ले लो, इसकी भी एक ले लो, कॉमन संख्या ले ली, और कॉमन के अलावा जो भी संख्या बची ना, जैसे 3 बच गई 2 बच गई, इनको भी ले लो, 3 गुणा 2। तो इन दोनों को, तीनों मतलब इन चारों को गुणा करने पर मिलता है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 36, तो मतलब एलसीएम आ गया 36। लिखेंगे, एक लाइन लिखोगे आप इस प्रकार, मतलब वापस एक बार समझ लो कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया। मतलब जो कॉमन आ रही है ना उनको कॉमन कॉमन मतलब डब्बा में पैक कर लिया, उस कॉमन की क्या है एक संख्या, जैसे इस डब्बे की एक संख्या मैंने लिख ली यहाँ पर, इसी डब्बे की एक संख्या मैंने लिख दी, और जो बाकी संख्या दे रखी है जो कॉमन नहीं उनको भी यहाँ साथ में लिख लेना है, सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों
अपने प्रारंभ स्थान पर पहुंचेंगे, दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर पहुंचेंगे। कहने का मतलब यही है मेरा कि मतलब यहाँ से दोनों चलना शुरू करेंगे एक साथ। रवि की स्पीड तो क्या है 12, सोनिया की 18। यहाँ तक पहुंचेंगे तो मतलब उनका पहुंचने का, दोनों अलग अलग जाते हैं तो टाइम ये लगता है, दोनों साथ में जाएंगे तो लगेगा 36 मिनट। लिख देना 36 मिनट, ठीक है ना। इसी प्रकार की लगातार क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हर आने वाली क्लास टाइम टू टाइम मिल सके।